हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का जो कि विलियन है वो हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो हम लोगों ने विलियन की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो उसके विलय के अनुसार पे विभाजन, विलियन कितने प्रकार के हो सकते हैं वो, और साथ के साथ हमने पदार्थ की अवस्था के अनुसार विलियन कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने विलियन की सांद्रता के बारे में भी थोड़ी पढ़ाई की थी, राइट। तो आज हम लोग अपना यही सेशन कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग विलियन की सांद्रता पढ़ेंगे, ठीक है। विलियन की सांद्रता हमने देखा था कि मापने के लिए कुछ इकाइयां बनाई गई हैं, है ना, कुछ इकाइयां बनाई गई हैं जिसमें सबसे पहली इकाई जो हमने पढ़ी थी वो मोलरता थी, ठीक है, मोलरता। और दूसरी इकाई जो हमने पढ़ा था वो था मोललता। तो जिसने भी वो वीडियो मिस की है वो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि वो वीडियो देख के ही आप लोग ये वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है। तो एक बारी फिर से जिन्होंने वीडियो देख रखी है उनके लिए रिवीजन जैसा हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो हमने देखा था कि मोलरता हम कैसे निकालते थे। उसका फॉर्मूला था मोलरता इज इक्वल्स टू विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन इन लीटर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था वो हमने डिराइव क्या किया था। इसको ही हमने सिर्फ हमने अल्फाबेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, राइट। तो ये हो जा रहा था हमारा एम क्या है, यहाँ पे मोलरता को दर्शा रहा है। एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन डब्ल्यू इंटू 1/v। यहाँ पर m क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। और ये w क्या है, ये है विलेय का अणुभार, क्या है, विलेय का अणुभार, राइट, ठीक है। अभी और इसके बाद ये v क्या है, v है विलियन का आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इसलिए v वॉल्यूम से, वॉल्यूम में v आता है इसलिए हमने v ले लिया है, ठीक है। और ये हमने कहा था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलैरिटी निकालने के लिए, यानी मोलरता निकालने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा था वो था मोललता। जैसे मैंने आपको बताया है मोलरता निकालने के लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, मोलरता इज इक्वल्स टू विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक की मात्रा। और विलायक की मात्रा हम इसमें कहाँ किस यूनिट में ले रहे हैं, किस इकाई में, हम ले रहे हैं केजी में, ठीक है, किलोग्राम में। और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एम से, मोलरता को हम दर्शाते हैं स्मॉल एम से। तो मोलरता और मोलरता के फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। मोलरता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं और यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा को हम m डैश से दिखाते हैं। बाकी सारा टर्म्स हमारा सेम है। अंतर यहाँ पर एक और है, यहाँ पर विलायक की मात्रा जो कि केजी में है, क्योंकि ये मास आता है, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं, तो m ले लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल M है वो मास है, वो विलायक की मात्रा है केजी में, किलोग्राम में। जबकि मोलरता में जो कैपिटल M है वो मोलैरिटी यानी मोलरता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आज हम लोग हमारे जो और 2-3 इकाइयाँ रह गई हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली इकाई जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है मोल विभिन्न या मोल अंश, ठीक है। इसको मोल अंश कहते हैं और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है, एक्स बोलिए इसको, ठीक है। एक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं मोल अंश को, ठीक है। अब मोल अंश क्या है थोड़ा समझ लेते हैं परिभाषा के द्वारा। किसी विलियन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न या मोल अंश कहलाता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। क्या है, x इज इक्वल्स टू अवयव के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, ठीक है। तो सपोज मानिए कि एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है हमारा, इसमें क्या है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो अगर हमें इस मिक्सचर का मोल अंश निकालना होगा, मोल भिन्न निकालना होगा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, अवयव के मोल हमें वो लिखना है जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी मोल अंश जिसका निकालना है। तो जैसे अगर हमें
ऑक्सीजन का निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर अवयव के मोल की जगह पे लिखेंगे, यहाँ पर 1 मोल है ना ऑक्सीजन का हमने इस मिश्रण में कितना मोल लिया, 1 मोल, तो 1 मोल यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना है, 1 मोल ऑक्सीजन का, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 1 + 2, इसका मतलब हो गया, इसका आंसर कितना आएगा, 1/3, ये हो गया मोल भिन्न। तो इससे हमें क्या पता चला, एक और कंक्लूजन यहाँ पर मिल रहा है कि मोल भिन्न जो होगा वो हमें हमेशा 1 से कम रहेगा, ठीक है, वो हमेशा 1 से कम रहेगा। ऐसा क्यों है, 1 से कम क्यों है, ऐसा इसलिए है, समझिएगा क्या है कि ये सपोज हमने कोई मिश्रण लिया है, ठीक है, कोई विलयन लिया है, तो इसमें क्या है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें जितने भी अवयव हैं, उन हमने स्टार्टिंग में उन सब का मान 1 मान रखा है, ठीक है, उन सब का मान हमने 1 मान रखा है, ठीक है। उसके बाद जब 1 मान रखा है तो मतलब इसमें जितने भी कण होंगे उसका अगर एक एक का आप निकालने जाएंगे तो वो 1 से कम होगा, राइट। बिल्कुल आसान है समझना। अगर सपोज इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको हमने मान लिया 1 मानिए या 100%, जैसे परसेंट होता है ना वैसे ही समझ लीजिए, तो 100% मानिए या 1 मानिए, तो क्या होगा, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि ये हमारा मिक्सचर है यानी मिश्रण है और इसमें है प्रेजेंट 1 मोल CO2, जैसे एयर ही है ना, उसी का एग्जांपल ले जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन और 2 मोल अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस, ये सारे गैसेस प्रेजेंट है और हमने मान इसमें एक एक मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल मोल कितना हुआ, टोटल मोल इसका कितना होगा, 2, 1 3, 1 4, 1 5, टोटल मोल कितना हुआ 5। हमने इस 5 को ही कितना मान रखा, 1 मान रखा है जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तब। बस यही है समझना कि ये जो 5 है इसको आप 100% मान सकते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको आप 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको निकालना होगा कि इस पूरे मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज है, तो आप निकाल सकते हैं, राइट। उसी तरह आप कह सकते हैं कि इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल अंश है, वो भी आप 1 के कंपेयर में निकाल सकते हैं। अब ये बताइए, ये सोचिए कि जब ये पूरा 1 के बराबर है तो 1 का जो वैल्यू होगा हमेशा 1 से कम रहेगा, राइट। तो बस मैं यही समझाना चाह रही थी कि मोल अंश जो रहता है वो हमेशा किसी एक कंपोनेंट के लिए, एक अवयव के लिए हमेशा 1 से कम रहेगा उसका मान, ठीक है। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये मोल भिन्न हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है वो प्रतिशतता, ठीक है, परसेंटेज या प्रतिशतता। तो समझ लेते हैं क्या है, बिल्कुल आसान है ये भी। विलेय के भागों की संख्या जो विलयन में 100 भाग में उपस्थित होती है, ठीक है। यही इसका भी कुछ मोल भिन्न जैसा ही मतलब है। क्या लिखा है इसमें, विलेय के भागों की संख्या जो विलयन के 100 भागों में प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर हमें ये प्रतिशतता का मतलब ये है कि जैसे हमने सपोज कि हमने एक बॉक्स लिया, इसमें 100 बॉल हैं, ठीक है, 100 बॉल हैं और इसमें लाल रंग के बॉल 30 हैं, ठीक है, 30 है लाल रंग के बॉल। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि लाल रंग की प्रतिशतता कितनी हुई, 30% हुई, ठीक है। तो यही समझाने का मतलब है कि अगर 100 भाग हम लेते हैं विलयन का, किसी सॉल्यूशन का, तो उसमें जितने भाग विलेय के प्रेजेंट होंगे वही उसकी प्रतिशतता कहलाई जाएगी, ठीक है। अब प्रतिशतता निकालते कैसे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें विलेय का भाग डिवाइडेड बाय विलयन का भाग इंटू 100 क्यों, क्योंकि हमें प्रति 100 यानी प्रतिशत मतलब प्रति 100, तो इसलिए हमने 100 से गुणा किया है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रतिशतता कैसे निकाली जा सकती है, विलेय का भाग डिवाइडेड बाय विलयन का भाग इंटू 100। तो ये हो गया हमारा प्रतिशतता निकालने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखिए, ये है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये बिल्कुल प्रतिशतता अगर आप समझ गए हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से, बस अंतर कितना है कि यहाँ पे प्रतिशत है यानी प्रति 100 है, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है यानी प्रति मिलियन
ठीक है, प्रति मिलियन। तो अंतर सिर्फ इतना आएगा कि जो यहाँ पर प्रति 100 में आपने 100 से गुणा किया है, यहाँ पे मिलियन में आप प्रति मिलियन से गुणा करेंगे। और 1 मिलियन में 10⁶ 1 मिलियन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 100 के जगह पे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिर्फ यही है। और इसी प्रकार से पार्ट्स पर बिलियन में कितना होता है 10⁹ ठीक है, 10⁹ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको बस अंतर देखिए यहाँ पर है। बाकी सब क्या, विलेय का भाग डिवाइडेड बाई विलियन का भाग इनटू 100। क्यों 100? क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, विलेय का भाग डिवाइडेड बाई विलियन का भाग इनटू 10⁶। 10⁶ क्यों? क्योंकि 1 मिलियन में 10⁶ अणु भार होंगे, भाग होंगे। ठीक है, तो हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे और पार्ट्स पर बिलियन में 10⁹ से करेंगे। तो हमारी ये टोटल 6 इकाइयाँ हो गई। कौन कौन सी? मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, मोल या मोल अंश, फिर प्रतिशतता, फिर ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, और फिर पार्ट्स पर बिलियन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ आपके बोर्ड्स क्लियर करने के लिए ही नहीं, आपको जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो आप एक्सपेरिमेंट करने में भी आपको ये सब बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाली है, हमारा यहाँ पर जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हो गया कंप्लीट, और हमने सांद्रता कैसे मापी जाए वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है कई जगहों पे। आगे अगर रिसर्च वगैरह करने का आपका प्लान हो तो उसमें भी इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। क्या होती है? किसी अवयव की विलेयता। ठीक है, जैसे किसी एक निश्चित ताप है, जैसे रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री टेम्परेचर पर, अगर हम सपोज करिए एक ग्लास लेते हैं और इसमें इस ग्लास में हम इसमें चीनी डालना शुरू करते हैं। ठीक है, चीनी डालना शुरू करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी अगर चीनी की देखा जाए, यानी विलेयता अगर आपको चीनी की जाननी हो तो चीनी की वो अधिकतम मात्रा जो 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसमें इस पानी की ग्लास में डिज़ोल्व हो पाए, यानी घुल पाए, वही मात्रा को हम क्या कहेंगे, चीनी की विलेयता कहेंगे। ठीक है, समझ आया कि चीनी का वो अमाउंट, वो मात्रा जो हम किसी एक गिलास पानी में डाल के घुला रहे हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट जो घुल सकता है वही किसी सब्सटेंस की, जैसे इस केस में हम चीनी की बात कर रहे हैं, तो चीनी की विलेयता मानी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। एक बार ये फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। किसी अवयव की विलेयता यानी कि जो भी अवयव हम ले रहे हैं, अगर शुगर ले रहे हैं तो शुगर की, सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट की, ठीक है, कोई और कंपाउंड ले रहे हैं तो कोई और कंपाउंड की विलेयता हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान में देना है कि विलायक की निश्चित मात्रा, एक फिक्स अमाउंट रहना चाहिए, उसी में हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया और विलायक का यहाँ पर पानी रहेगा। ठीक है, तो निश्चित है ना एक गिलास पानी, तो इस हिसाब से आपका जो विलायक का अमाउंट है वो फिक्स रहना चाहिए। 500 ml, 1 लीटर, कुछ भी, जो भी आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है वो फिक्स रहना चाहिए, वो बार बार बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। नेक्स्ट है ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही लाइन है जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, वो है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है? समान को घोलता है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए, ठोस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें से जो 2 मेन प्रकार जो हम जिससे विलेयता रिलेटेड है वो है ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलेय। ठीक है, तो ध्रुवीय विलेय क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि पोलर सॉल्यूट, पोलर का मतलब होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देके बताती हूँ, HCl है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ खींचे रहेंगे, आकर्षण जो रहेगा क्लोरीन का वो ज़्यादा है, इसलिए
इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ खींच रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ध्रुव डेवलप करेगा। इसीलिए ऐसे कंपाउंड को जिसमें ऐसे ध्रुव होते हैं उसको हम कहते हैं ध्रुवीय विलेय, ठीक है। और कंपाउंड जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें वो अध्रुवीय होते हैं, तो उनको हम अध्रुवीय कहते हैं। उनमें ध्रुव नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उनको अध्रुवीय विलेय कहते हैं। तो क्या हुआ, ध्रुवीय विलेय किसमें, कैसे विलायकों में घुलेंगे, वो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगे, ठीक है। जैसे HCl हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये पानी में जाएगा। पानी में क्यों जाएगा, क्योंकि पानी एक ध्रुवीय विलायकों में से है, ठीक है। कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने का जो क्षमता है वो ज़्यादा है, इसलिए वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ध्रुव आ जाएगा और यहाँ पर भी एक ध्रुव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड यानी वाटर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय विलायकों में से हो जाएगा एक। इसलिए ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे और अध्रुवीय विलेय जो होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमने समान को घोलता है जैसा स्टेटमेंट यानी लाइक डिजॉल्व लाइक यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विलीनीकरण। विलीनीकरण का मतलब होता है, ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है घुलना, ठीक है। क्या होता है, जब भी कोई ठोस किसी द्रव विलायक में घुलता है, ठीक है, घुलने लगता है, जब उसको मिलाया जाता है और उसको घुल जाता है ये, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विलीनीकरण। जैसे कि अगर हमने कहा कि शुगर यानी चीनी अगर जल में घुल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये चीनी का विलीनीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है विलेयता पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विलेयता का एक प्रभाव डालने वाला फैक्टर तो हमने देख लिया, क्या था वो था पदार्थों की प्रकृति कैसी, जैसे हमने देखा कि ध्रुवीय पदार्थ जो थे वो ध्रुवीय विलायकों में ही डिजॉल्व हो रहे हैं यानी घुल रहे हैं, और अध्रुवीय विलेय जो थे वो अध्रुवीय विलायक में घुल रहा है, ठीक है। तो इसलिए पदार्थों की प्रकृति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता पर अपना प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। दूसरा है ताप, ठीक है। अब ताप कैसे है वो हम अभी देख लेते हैं। और तीसरा है दाब, ठीक है। ताप और दाब कैसे प्रभाव डालता है विलेयता पर, ये हम लोग देख लेते हैं अभी जस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, ताप का प्रभाव देख लीजिए। ताप का प्रभाव जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक ले शातेलीय नियम आता है जिसके अकॉर्डिंग जो कहता है कि यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी का मतलब है डेल्टा H जो रहेगा विलयन का वो 0 से ज़्यादा मतलब अधिक रहेगा, वो ऊष्माशोषी है, तो ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। मतलब अगर कोई ठोस आप किसी विलायकों में घोल रहे हैं और ऊष्माशोषी है, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करने वाला है, मतलब ऊष्मा को सोखने वाला है, तो ऐसे विलायकों में अगर ताप जब बढ़ाएंगे हम लोग तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आया, यानी कि अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन है, सपोज कि कोई हमारा ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हमने क्या किया, शुगर डालना शुरू किया। अब क्या है कि अगर ये ऊष्माशोषी है, मतलब कि ये हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बाहर का जो है तापमान कम हो जा रहा है जब हम लोग मिलाना शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम इसका तापमान बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारा विलयन है, ये इस ज़्यादा अच्छा बनेगा, मतलब ज़्यादा अच्छा इन द सेंस कि इसकी विलायता बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ाने से आप और शुगर ऐड करेंगे तो और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ऊष्माशोषी। समझ में आ गया होगा कि अगर कोई प्रक्रिया, विलयन की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है तो तापमान बढ़ाने से विलायता बढ़नी चाहिए, और अगर ऊष्माक्षेपी है, मतलब ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि जो एनर्जी है वो रिलीज कर रही है, वो ऊर्जा निकाल रही है, तो ऐसे अगर कोई प्रक्रिया हो रही है, हम ऐसे ठोस को हम मिला रहे हैं, घुला रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ले शातेलीय नियम कहता है। अब ये ताप का प्रभाव हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट था हमारा दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव जो है वो ठोसों पर बहुत ही कम पड़ता है। क्यों?
क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था जो सॉलिड स्टेट था उसमें देखा था हमें कि जो ठोस होते हैं वो बहुत ही नज़दीक उसमें अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण बहुत नज़दीक होने के कारण इनके बीच में गैप नहीं रहता है, ठीक है, बहुत ही कम गैप रहता है। और जब हम इस पर दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये जगह नहीं है जिसकी वजह से ये जो है आपस में इनके जगह नहीं होने की वजह से ये दब नहीं पाते हैं, ठीक है, अंतर नहीं हो पाता इनके शेप। वहीं पर क्या होता था, गैस को अगर आप देखें तो गैस में जो अवयवी कण थे वो दूर दूर थे, और जब हम लोग इस पर प्रेशर लगाते थे तो क्या होता था, ये जो गैप है ये कम हो जाता था, राइट, जिसकी वजह से ये जो हमारा गैस है वो उसको हम कहते थे कि ये दब जाता है, ठीक है, कंप्रेसिबल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ठोस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए दाब का प्रभाव बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ता है, ठीक है। इस देखिए यहाँ पर लिखा है ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव्य अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। एक दाब परिवर्तन के सामान्य अप्रभावित रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव हमने देख लिया है। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है।